हेलो बच्चों, उम्मीद है मेरे वीडियो से आप लोगों को समझ में आ रही होगी आसानी से क्लास 9 और क्लास 12 के बच्चों को साइंस और मैथ दोनों में। आज जो मैंने आपका टॉपिक चुना है वो है 10th क्लास के लिए साइंस में से फिजिक्स में से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि लेंस के बारे में है। पहले वीडियो मैंने मिरर से रिलेटेड सारी टॉपिक क्लियर कर दिया था। अब जो सेकंड टॉपिक है रिफ्रैक्शन, जिसमें आपको लेंस के बारे में पढ़ना है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को जरूर देखें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें और हो सके तो शेयर भी करें। अगर समझ में आता हो तो, अच्छा लगे वीडियो तो जरूर शेयर करें ताकि हमारा ये जो चैनल है ग्रो कर सके। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? पहले टॉपिक में था रिफ्लेक्शन, जब लाइट किसी स्मूथ एंड ब्राइट सरफेस से टकरा के किसी एंगल पे वापस आती थी, बाउंस बैक करती थी, हम कहते थे रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जब लाइट एक मीडियम से, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है तो लाइट का जो स्पीड है वो चेंज हो जाता है। स्पीड चेंज होने के कारण उसका जो मेन पाथ था, जिस पाथ से वो जा रहा था, उस पाथ से जो ही वो अदर मीडियम में एंटर करेगा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मीन्स अपनी पाथ से भटक जाएगा। या तो वो नॉर्मल के डायरेक्शन में आएगा या फिर नॉर्मल से दूर चला जाएगा। तो ये दोनों डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम पे। कैसे? पहले तो रिफ्रैक्शन है क्या? द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम व्हेन एंटर फ्रॉम one transparent medium to the another transparent medium। जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट एंटर करती है तो वो अपने पाथ से भटक जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब ये मीडियम के डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि वो लाइट की रेज नॉर्मल के डायरेक्शन में जाएगा या नॉर्मल से अवे जाएगा। इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि इफ लाइट रेज पासेज थ्रू रेयरर मीडियम, मतलब कम डेंसिटी वाले मीडियम से रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, मतलब ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में, डेंसर मीडियम। जैसे एयर से ग्लास में गया, एयर से वाटर में गया, तो एयर की डेंसिटी कम है तो वो रेयर मीडियम हो गया, और ग्लास या वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो वो डेंसर मीडियम हो गया। तो इस केस में लाइट क्या होगा? मान के चलो ये एयर है और यहाँ पे ग्लास स्लैब, या ये ग्लास स्लैब हमने ले लिया या वाटर ले लिया, कुछ कंटेनर में भरा हुआ जो ग्लास कंटेनर हो। लाइट रेज ऐसे आएगी, ये इंसिडेंस रे है तो इसे सीधी जाने चाहिए और लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन क्या होगा कि एयर की डेंसिटी कम होती है और ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो लाइट अपने पाथ पे ना जाके नॉर्मल की ओर थोड़ा मुड़ जाएगा। ये नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो इंसिडेंट रे आई एयर से होते हुए ग्लास में जो ही एंटर किया तो वो अपने पाथ से ना जाके थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई नॉर्मल की तरफ। तो जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो लाइट नॉर्मल के डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। अब फिर यहां पे आते हैं, इसका दूसरा पोर्शन क्या आ जाएगा कि इफ लाइट रेज पासेज थ्रू डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम। उल्टा हो गया, पहले था रेयरर से डेंसर में जा रहा, अब है डेंसर से रेयरर में आ रहा है। द लाइट रेज मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले में नॉर्मल की तरफ जा रहा था, अब नॉर्मल से दूर जाएगा। मतलब लाइट रे मान के चलो ग्लास में यहाँ है, ये ऐसे आ रहा है तो इसको तो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन जब यहाँ नॉर्मल डालोगे तो ये इससे और दूर चला, ऐसे चला जाएगा, मीन्स नॉर्मल की ओर ना जाके नॉर्मल से दूर जाएगा। तो इन दोनों पे आप देखो कि पहला वाला हो गया कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो नॉर्मल की तरफ लाइट मूव कर जाएगा, और डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, ये तो ग्लास है आपका और ये एयर है, तो आपका डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगा तो लाइट नॉर्मल से हमेशा मूव अवे, मतलब दूर चला जाएगा। तो इन दोनों के आधार पे लाइट
में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिया गया था हमें पहले वाले में, अब दिया गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपका है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कहा गया है कि मान के चलो ये हमारा ग्लास स्लैब है, ये इंसिडेंट रे है जो कि एयर से आ रहा है, और ये ग्लास है, मतलब डिफरेंट डेंसिटी वाले दो मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो लाइट यहाँ नॉर्मल अगर डालते हैं तो ये इस रास्ते पे आ जाएगा, ओरिजिनल रास्ते पे ना जाके थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ आ गया। फिर ग्लास से अगर बाहर जाएगा तो फिर से थोड़ा नॉर्मल से दूर चला जाएगा, ओरिजिनल रास्ते से दूर चला गया। अब देखिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये बाहर वाले लाइन रेज को बोलते हैं एमरजेंट रे। तो नॉर्मल और एमरजेंट रे के बीच को बोलते हैं एमरजेंस एंगल या एंगल ऑफ एमरजेंस। तो हमारे पास में मैं नेमिंग कर देता हूं, ए बी सी और डी। यहां पे आपके पास है ए बी हमारा है इंसिडेंट रे, बी सी हमारा है रिफ्रैक्टेड रे, और सी डी हमारा है एमरजेंट रे। आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ई है हमारा एमरजेंस या एंगल ऑफ एमरजेंस। ठीक है। अब लॉ क्या है? लॉ का फर्स्ट पॉइंट है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट द सेम पॉइंट। देख रहे हैं सभी एक ही पॉइंट पे है, इन द सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन सरफेस पे है। ठीक है, ये पहली लॉ हो गई हमारी। सेकंड वाली लॉ है कि साइन आई, साइन और कॉस टेन हमने ट्रिगोन पर रखा होगा, मैथ में आपने पढ़ा होगा। साइन आई की वैल्यू और साइन आर की वैल्यू का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसे कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहा जाता है इसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपने देखा ये दो लॉ है, ये मैंने आपको बता दिया कि रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में जब आप ग्लास स्लैब और मतलब दो मीडियम में लाइट रेज को ट्रेवलिंग करते दिखाएंगे तो आपके पास इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और एमरजेंट रे, इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल और एमरजेंस एंगल, आपके पास ये 6 टर्म्स आपको मिलेंगे और इसी के आधार पे आपको दो लॉ हुआ है। अब टॉपिक आप, ये तो हो गया हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तक। अब टॉपिक हमारा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर होता क्या है। तो मैंने पहले ही कहा था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री होती है तो लाइट की स्पीड में चेंजिंग आती है। तो इन दोनों मीडियम में लाइट के स्पीड का जो रेशियो होगा इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या नहीं तो एंगल का जो रेशियो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन वैल्यू और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन वैल्यू का जो रेशियो होगा उसे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। तो इसका यूज बहुत कम जगह आपको करना है और जहां भी होगा आपको इसकी वैल्यू दी हुई रहेगी, इसलिए उस समय टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। रही बात स्पीड ऑफ लाइट में, तो स्पीड ऑफ लाइट एयर तो हम जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बाकी मीडियम में हमें या तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा या नहीं तो आपको निकालना रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से। तो आइए हम देखते हैं। टॉपिक है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? द रेशियो ऑफ स्पीड of light in two medium with respect to first medium। जैसे एग्जाम्पल, मतलब इसका फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट
इन एयर इज 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फिक्स है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड लगभग ये मानी गई है। मान के चलो लाइट एयर से या वैक्यूम से ग्लास स्लैब में या वाटर में या केरोसिन ऑयल में या टर्पेंटाइन, बहुत सारे लिक्विड लिया जा सकता है, बहुत सारे मीडियम लिया जा सकता है। यहां पे मैं ले रहा हूं ग्लास स्लैब का या ये वाटर ले लेता हूं। एयर से वाटर में जा रहा है। लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। अब ये रेशियो है तो इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इसी का। 1.5 फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो क्या होगा, हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमें आर आई की वैल्यू दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी कि पहले एयर में था तो पहले वाले की स्पीड हमें दी हुई है, हमें सेकेंड वाले की निकालनी है। तो आर आई की वैल्यू हमारे पास 1.5 है। पहले वाले मीडियम में लाइट की स्पीड है 3 इंटू में 10⁸। सेकेंड वाले का स्पीड हमें नहीं पता, स्पीड ऑफ वाटर निकालना है। तो स्पीड ऑफ वाटर यहां ले आइए, 3 इंटू में 10⁸ अपॉन में 1.5, ये शिफ्टिंग हो गई, ये कट के आ गया 2। तो 2 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट है वाटर में। ऐसे ही आपके पास में कोई अदर मीडियम भी हो सकता है, वाटर टू ग्लास हो सकता है, केरोसिन ऑयल टू एयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं आसानी से। ये तो थी बात हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इससे आपको 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली आ जाता है कभी कभार, इससे ज्यादा के इसमें नहीं आना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद आपका टॉपिक है लेंस होता क्या है। लेंस होता है, हालांकि एयर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये भी एक लेंस ही है। वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो वाटर भी एक लेंस है एक प्रकार का। तो लेंस जनरली जो हम लेंस यूज करते हैं वो ग्लास का बना होता है, चश्मा वगैरह में यूज करते हैं, टेलीस्कोप में यूज होता है, पेरिस्कोप में लेंस में मिरर यूज होता है पेरिस्कोप में। क्या है उसके बाद आपका ये आई लेंस जो आजकल बनता है, आज के अंदर जो कॉन्टेक्ट क्या नाम है कॉन्टेक्ट लेंस बनता है, वो हमें कनकेव या कन्वेक्स यूज होता है। तो लेंस होता क्या, सबसे पहले ये देखिए, लेंस इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम from light refract। लेंस के टाइप कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। आपके पास 2 टाइप्स के लेंस मिलेंगे। कौन कौन से, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। मिरर में था कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा कन्वेक्स लेंस, और कनकेव भी इंपॉर्टेंट है बट इसके बारे में कम पढ़ना आपको, इसमें उल्टा हो गया। कन्वेक्स लेंस का डिजाइन जो होता है वो इस टाइप का होता है, दोनों ही सरफेस इसके बल्ज होता है, मतलब बीच में थिक और दोनों साइड पे पॉइंटेड। कनकेव का जो डिजाइन होगा वो इस तरह से होगा, पतली कमर या मेरी टाइप से। देखिए इसकी कमर पतली हो गई ना, यानी कि बीच में ये पतला रहेगा, दोनों साइड में मोटा रहेगा। ये कनकेव लेंस है और ये हमारी है कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में फर्क क्या है कि इसमें अगर लाइट रेज, इसके मिड पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मिरर में था पोल, मिड पॉइंट, मिरर का मिड पॉइंट कहते थे ना पोल, पी से डिनोट होता था। इसी तरह लेंस के मिड पॉइंट को कहते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर, ओ से डिनोट करेंगे। इस लेंस में फर्क यह है कि जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, अगर कन्वेक्स पे आ रही है ओ से पास होते हुए हम प्रिंसिपल एक्सिस मान के चलते हैं। अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट जितनी भी आएंगी वो सारी की सारी रिफ्रैक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे जाके मिल जाएगी। ये आप प्रैक्टिकल करके घर पे देख सकते हैं, आपको मिलेगा मैग्नीफाइंग ग्लास मार्केट में 25-30-50 रुपए का अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। आप उसे ले जाओ, सनलाइट में रखोगे तो देखा होगा पेपर वगैरह जल जाता है आसानी से, एक पॉइंट पे लाइट ज्यादा हो जाती है। वो यही है, वो जितनी भी सनलाइट आई थी, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है कन्वेक्स लेंस, उससे लाइट रिफ्रैक्ट होकर एक पॉइंट पे आ गया। इन सारे सनलाइट का टेम्परेचर एक जगह पे मिलके ये इतने टाइम्स बढ़ गया, इसलिए चीजों को जला देता है। तो कन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, सॉरी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ये हमारा कन्वेक्स लेंस है जो कन्वर्ज, मतलब लाइट रेज को कन्वर्ज कर दिया, इकट्ठा कर दिया एक पॉइंट पे। इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। जैसे हमारे मिरर में फोकस था ना, वैसे उसमें भी होता है फोकस। सेम वे में अगर हम कनकेव में आते हैं तो ओ से पास होने वाली लाइन को तो हम प्रिंसिपल एक्सिस कह देते हैं,
जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगी वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होके एक इधर भाग जाएगी और ये डाइवर्ज हो जाएगी, मीन्स अलग अलग रास्ते पे जाएगी, एक पॉइंट पे नहीं मिलेगी। अगर आप इसे वापस मिला के देखोगे, इमेजिन करोगे, तो एक पॉइंट पे मिलता हुआ दिखेगा, उसे हम कहेंगे फोकस। ये एक्चुअल में मिलता हुआ होता नहीं है, बस इमेजिन करते हैं कि हाँ इस पॉइंट पे मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसे हम फोकस कहते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्जिंग लेंस, ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस। इन दोनों का यूज भी अलग अलग है। आप ये जो सोचोगे कि दोनों का यूज ऐसा नहीं है, दोनों का यूज अलग अलग है, क्योंकि दोनों के क्वालिटी भी अलग होते हैं, दोनों का काम अलग होता है। तो ये दो तरह का लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो इन दोनों लेंस के बाद अब पढ़ना है रूल्स, इमेज फॉर्मेशन का रूल्स इस लेंस में होगा क्या। जैसे हमने मिरर में पढ़ा था रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज। चलिए, पहला है इफ लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब लेंस से पास होने के बाद वो फोकस से पास हो या तो होगी या होती हुई दिखेगी। जैसे अगर हम कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, तो इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट रे पैरेलल आई तो वो कहां से पास होगी, फोकस से ही पास होगी। चाहे कनकेव ले लें हम, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे पैरेलल आई तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, डाइवर्ज। लेकिन जब आप पीछे इसे मिला के देखोगे तो फोकस से पास होता हुआ ही आपको दिखेगा। दूसरा है इफ लाइट रेज passes through focus become parallel to the principal axis after refraction। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको बना के। ये हो गया हमारा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये हमारा। इसमें याद रखिएगा क्योंकि कर्व सरफेस में दोनों साइड में है, इसलिए दोनों साइड में फोकस भी होगा। 2f का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे ही इधर भी हो जाएगा, इस सरफेस के लिए इधर हो जाएगा फोकस और 2f। तो हम इसे दोनों को f डैश से इधर शो कर देते हैं। अब आपके पास जब लाइट रेज फोकस से पास होती हुई जाएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। सेम वे में अगर आप कनकेव में बनाते हैं, कनकेव ले लेते हैं हम, इसमें भी सेम वे में 2f 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 f डैश 2f डैश, जो लाइट रे फोकस से पास होती हुई दिखेगी, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो वो भी रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ही हो जाएगी। ये तो क्या दूसरा लॉ। अब तीसरा लॉ है अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा हो, क्या कहा मैंने कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, इफ लाइट रे passes through optical center, if light ray passes through optical center go straight on their path, मतलब ये डिफ्लेक्ट ये किसी भी एंगल पे नहीं होगा अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है। तो ये O, ये F, ये 2F, 2F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, F डैश इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि दो सरफेस होती है इसका कर्व। अगर हम इसमें ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे को पास कराए तो इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, जैसे था वैसे ही सीधी रास्ते चली जाएगी। ऐसे ही कनकेव में भी ले लें हम, तो भी इसमें भी सेम वे में, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट रे ओ से जाएगी तो ओ से ही सीधी पास हो जाएगी। अब आप देखो हो गया ना आपका। तीन लॉ है इसमें, रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन के तीन लॉ। पहला था
कि लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। दूसरा हुआ कि लाइट रे पासेस, सॉरी पहला था पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, दूसरा था पासेस थ्रू फोकस बिकम पैरेलल, और तीसरा है पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर डज नॉट डिफ्लेक्ट एनी एंगल एंड गो स्ट्रेट, सीधी चली जाएगी। अगला अब आते हैं हम इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो मिरर में हमने पढ़ा था कनकेव मिरर के लिए, और लेंस में हम पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंस के लिए। चलिए, इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस, इसमें भी 6 केस आएंगे, 6 केसेस हैं। पहला, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, उसमें था P और F के बीच में मिरर में, इसमें आ जाएगा O एंड F के बीच में। O यानी ऑप्टिकल सेंटर एंड F मतलब फोकस। चलिए, पहला है आपके पास, ये है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर दूसरा सेकंड फोकस, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, O और F के बीच में। चलिए मैं यहां पे रखता हूं ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहला वही पैरेलल दिखाएंगे जो कि कहां से पास हो जाएगा, फोकस से पास हुआ। ठीक है, पहला तो यही रहेगा कि ऑब्जेक्ट के टॉप से आप एक पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस ले लो जो कि फोकस से पास होता दिखाओ, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए दिखाओ। ऑप्टिकल सेंटर वाला क्या था, जैसे जा रहा था सीधी चली जाएगी, अगर इसको मिलेगा कहीं नहीं, इसे आप आगे बढ़ाओ। देखो यहां मिल गया, इमेज कहां बना, इतना दूर बनेगा। ये हमारा एग्जांपल है मैग्नीफाइंग ग्लास से। जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे कोई वर्ड है तो देखा होगा बड़ा बड़ा दिखता है, ये वही एग्जांपल है। ये ऑब्जेक्ट हमारा कोई वर्ड मान लो तो थोड़ा बड़ा दिखता है हमें आसानी से। तो ऑब्जेक्ट जब O और F के बीच में था तो इमेज कहां बना है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है इमेज भी उधर ही बना है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को हमेशा हमें लेफ्ट साइड में रखना है, मिरर में भी और लेंस में भी। इसलिए यू हमेशा, जो आगे बताऊंगा, या फिर मिरर में आपने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हमें नेगेटिव में लेना होता है। चलिए आते हैं यहाँ पे। सेकंड है आपका, कितना बड़ा बना है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है छोटा है, बहुत बड़ा है, तो हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज्ड। और दूसरा मैंने पहले बता रखा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर हो तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हो तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमारा हो गया पहला केस। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब हम आते हैं दूसरे केस पे। दूसरा केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F। अब धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को पीछे खिसकाते चलेंगे, मतलब लेंस से दूर ले जाएंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F, तो चाहे मिरर हो या लेंस हो, F पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज हमारा हमेशा इन्फिनिटी पे ही बनेगा। पहला फोकस, पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड फोकस, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हमने रखा है F पे, तो देखिए पैरेलल फोकस से पास होते हुए दिखाएंगे, दूसरा हम दिखाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से पास होते, तो ये पैरेलल ही रहेगा, कहीं भी दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि इमेज इसका कहां बनेगा हमें नहीं पता, तो हम कह सकते हैं इन्फिनिटी पे बनेगा। तो इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। ठीक है, यहां भी हाईली एनलार्ज ही बनेगा। दूसरा, तीसरा हो गया नीचे बनता है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड।